हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स। माय नेम इज अंकुश और ये हमारी आज की है वीडियो नंबर 184। तो आज की वीडियो को हमने 3 केसेस में डिवाइड किया है। तो पहला केस हम करेंगे सो दैट का कॉम्बिनेशन, दूसरे में सच दैट का कॉम्बिनेशन और तीसरे में टू और टू का कॉम्बिनेशन। इन तीनों केसेस की हिंदी होगी इतना की। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं डिटेल में। पहला केस आसान होगा, दूसरा भी आसान है, तीसरे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। तो मैं आपको 25 सेंटेंसेस इस वीडियो में देने वाला हूँ और बाकी आप प्रैक्टिस वर्कबुक पार्ट 3 से एक्सरसाइज नंबर 135, वहाँ पे आपको 20 सेंटेंसेस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी 25 एग्जाम्पल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं केस नंबर 1 के साथ। तो केस नंबर 1 हमारा है सो दैट। पिछली वीडियो में आपने एक सो दैट का यूज कवर किया था ताकि की सेंस के लिए, जो दो सेंटेंस के बीच में यूज हुआ था कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सके। आई टीच इंग्लिश सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। और ये जो दूसरा आज का हमारा सो दैट है, इसका हिंदी होगा इतना की। तो सो आप तब यूज करेंगे जब हिंदी में आपको मिलेगा इतना, दैट तब यूज करेंगे जब लिखा होगा की। तो मैं आपको ये सेंटेंस से बताता हूँ, सेंटेंस से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है, वह इतना कमजोर है, फिर बीच में आ गया की, आगे लिखा है वह इतना कमजोर है कि वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। अब आप पहला सेंटेंस देखो, वह इतना कमजोर है, यहाँ पे हिंदी में आ रहा है इतना, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सो। यहाँ पे एक चीज और समझ लें, जैसे मैं बोलता हूँ वह बहुत कमजोर है, मतलब कई बार हम बोलते हैं वह बहुत कमजोर है, ही इज वेरी वीक। और कई बार हम ऐसा बोलते हैं वो तो बहुत कमजोर है, और बहुत के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सो लगा देते हैं, ही इज सो वीक। या फिर हम बोल देते हैं ही इज टू वीक। एक्चुअली ये गलत होता है, आपको सीधा बोलना चाहिए ही इज वेरी वीक। सो अगर आपने लगा दिया ना यहाँ पे ही इज सो वीक, तो याद रखिएगा उसके बाद आपको दैट लगा के एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो यही आज का टॉपिक है। तो वह इतना कमजोर है, ही इज सो वीक। यहाँ पे वेरी नहीं लगा सकते हैं आप, ही इज सो वीक। उसके बाद की के लिए आप लगाएंगे दैट। उसके बाद जैसा भी सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू टेंस आप ट्रांसलेट करेंगे। तो वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है, ही कांट इवन स्टैंड प्रोपरली, राइट। और अगर यहाँ पे देखिए ये जो वीक है ये एक एडजेक्टिव है, तो सो के बाद एक एडजेक्टिव या एडवर्ब होना कंपलसरी है। और अगर पास्ट होता वह इतना कमजोर था कि वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो हम बोलते ही वॉज सो वीक दैट, फिर यहाँ पे कर देते ही कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, राइट। सिंपल है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह इतनी थकी हुई है कि वह आज रात पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है। शी इज सो टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है तो सो लगा दिया, ही इज सो टायर्ड, शी इज सो टायर्ड दैट शी कांट अटेंड द पार्टी टुनाइट। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, रात इतनी ठंडी थी। अब हम कह रहे हैं रात इतनी ठंडी थी, द नाइट वॉज सो कोल्ड। उसके आगे बोल रहे हैं कि सभी लोग अपनी रजाई से चिपके हुए थे, तो हम कहेंगे दैट ऑल द पीपल, सभी लोग, वर स्टिकिंग टू देयर ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स। ब्लैंकेट्स बोलते हैं कंबल को, क्विल्ट बोलते हैं रजाई को। तो सभी स्टिकिंग थे मतलब चिपके हुए। यहाँ पे स्टिकिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आया आपको। द नाइट वॉज सो कोल्ड दैट ऑल द पीपल वर स्टिकिंग टू देयर ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स। अगला एग्जाम्पल है, उनका उत्साह इतना उच्च था कि उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। तो उत्साह मतलब होता है एंथुजियाज्म, मतलब एक तरह का जोश। सो देयर एंथुजियाज्म वाज सो हाई, वो इतना ऊंचा था कि दैट उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने में कोई कठिनाई फील नहीं हुई। दे डिड नॉट फील एनी डिफिकल्टी इन अचीविंग देयर गोल। नेक्स्ट है, समुद्र इतना बड़ा था, बड़ा मतलब है जो फैला हुआ था, वास्ट था, इतना बड़ा था कि हम लोग उसकी अनंतता में खो गए, मतलब उसकी इन्फिनिटी में खो गए। तो हम कहेंगे द सी वाज सो वास्ट दैट
वी गॉट लॉस्ट मतलब हम खो गए, गॉट लॉस्ट इन इट्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंतता, जिसका कोई एंड ना हो, नेवर एंडिंग कोई भी चीज। और गेट लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, और वास्ट का मतलब होता है बहुत विशाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह इतना तेज भागता है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। तो वह इतना तेज भागता है, ही रन्स सो फास्ट। यहाँ पे फास्ट एक एडवर्ब है। यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये भी आप समझ लो, आपके काम आएगा। ही इज फास्ट, वह तेज है, कोई व्यक्ति उसका नेचर तेज वाला, ही इज फास्ट। एक है ही रन्स फास्ट, इन दोनों में फास्ट यूज हुआ। यहाँ फास्ट ही के बारे में बता रहा है, ही एक प्रोनाउन है, मतलब जो नाउन की जगह यूज हो प्रोनाउन, और फास्ट ही के बारे में बता रहा है, तो फास्ट प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो फास्ट हुआ एक एडजेक्टिव। फास्ट जो दूसरा एग्जाम्पल है, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट ही के बारे में नहीं बता रहा, वो दौड़ने के बारे में बता रहा है, उसका दौड़ना कैसे है, फास्ट है। तो जो वर्ड वर्ब के बारे में बता दे उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ही रन्स सो फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट एक एडवर्ब है, तो वो इतना तेज दौड़ता है या भागता है, ही रन्स सो फास्ट दैट नोबडी कैन डिफीट हिम। तो ये जो नीचे मैंने आपको बताया, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से फिर कभी आपको सिखाऊंगा, अभी इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है इन पर, तो बस सो दैट पर फोकस करें। तो पूरी ट्रांसलेशन, ही रन्स सो फास्ट दैट कोई भी मतलब नोबडी या नो वन कैन डिफीट हिम। अगला एग्जांपल, वह इतना तेज भागा कि कोई भी उसे हरा नहीं सका। पास्ट की बात, ही रैन, वह भागा, सो फास्ट इतना तेज, दैट की नोबडी कुड डिफीट हिम, कोई भी उसे हरा नहीं सका। एक और एग्जांपल, यह गाड़ी इतनी तेज थी कि हम बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गए। तो यह गाड़ी, द कार, द लगा दो या दिस लगा दो, दिस कार वाज सो फास्ट दैट वी रीच्ड स्कूल वेरी क्विकली। एक और एग्जांपल, उसने इतनी शराब पी हुई है कि वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। ये एग्जांपल है, उसने इतनी शराब पी हुई है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे पिया हुआ, जैसे टूटा हुआ, मुड़ा हुआ, कसा हुआ, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। उसी तरह से शराब पिया हुआ मतलब ड्रंक, यहाँ पे ड्रंक एक एडजेक्टिव है। तो ही इज सो ड्रंक, जैसे ही इज सो हैप्पी, ही इज सो सैड, इसी तरह से ही इज सो ड्रंक, उसने इतनी पी हुई है, दैट की ही कांट इवन स्टैंड प्रॉपरली, कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। और केस वन का लास्ट एग्जाम्पल, खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं अपनी उंगलियां चाटे बिना नहीं रह सका। खाना इतना स्वादिष्ट था, द फूड वॉज सो डिलीशियस। और एक चीज और बता दूं, एक होता है टेस्टी, ठीक है, टेस्टी। अगर मैं इस टेस्टी से पहले वेरी लगा दूं, वेरी टेस्टी, इसी का मतलब होता है डिलीशियस, ठीक है। कई लोग लिखते हैं फूड वॉज वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस कुछ होता ही नहीं है, गलत है, टोटली गलत, ठीक है। वेरी डिलीशियस कुछ नहीं होता है, तो वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी होता है, वेरी टेस्टी नहीं लिखना तो डिलीशियस लिख सकते हो, दैट्स ऑल। तो द फूड वॉज सो डिलीशियस, इतना स्वादिष्ट था, दैट की मैं अपनी उंगलियां चाटे बिना नहीं रह सका। ये हमने एक लेसन किया था कि हम कुछ किए बिना नहीं रह सकते हैं, तो कांट हेल्प, पास्ट में कुडंट हेल्प, तो आई कुडंट हेल्प लिकिंग माई फिंगर्स, लिक मतलब चाटना। तो उम्मीद है पहला केस आपको समझ में आया, सिंपल सा था। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं बना बनाकर, बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा केस, ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट स्टिल मैं आपको टीच करूँगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। दूसरा है सच और दैट, हिंदी वही रहेगी, इतना की। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एग्जाम्पल से समझे। हिंदी है, उसने इतनी अच्छी पिज्ज़ा बनाई, या फिर उसने इतना अच्छा पिज्ज़ा बनाया कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। हिंदी देखिए, इतनी या इतना अच्छा या इतनी अच्छी, जो भी आप बोलना चाहें, तो हम बोलेंगे शी मेड सच अ डिलीशियस पिज्ज़ा। इसको पिज्ज़ा बोल देते हैं या पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा बोल देते हैं। तो पिज्ज़ा यहाँ पर एक नाउन है और डिलीशियस एक एडजेक्टिव। जब भी एक नाउन लगाओ, आपने ऊपर जो 10 एग्जाम्पल अभी देखे, उनमें कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ। अगर आप एक नाउन का यूज कर देते हैं
तो आपको सच का यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सो। तो शी मेड सच अ डिलीशियस पिज्जा की दैट, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग हर, या फिर ऑल द पीपल वर प्रेजिंग हर, जैसा भी आप लिखना चाहो। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो आप तब लिखेंगे जब एक एडजेक्टिव या एडवर्ब गिवन हो। सच आप तब यूज करेंगे जब एक नाउन दे रखा हो। अब नाउन से पहले चाहे एक एडजेक्टिव लगा लो, और एडजेक्टिव लग गया तो उससे पहले ए एन द लगाना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एडजेक्टिव एडवर्ब, अगर सच लगाएंगे अगर नाउन है तो पिज्जा इज अ नाउन, डिलीशियस एक एडजेक्टिव, एक आर्टिकल, और हमने लगा दिया सच। एक और एग्जांपल देखिए ऐसा ही। तो बच्चों ने खेत में इतने सुंदर फूल लगाए कि पूरा क्षेत्र रंग बिरंगा हो गया। द चिल्ड्रन प्लांटेड, बच्चों ने लगाए, क्या लगाए? इतने सुंदर फूल। अब देखिए यहाँ फ्लावर्स आ गया, नाउन है। कैसे फ्लावर्स? ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है। तो जब नाउन आ गया तो हमें सच लिखना पड़ेगा। द चिल्ड्रन प्लांटेड सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, दैट की द एंटायर एरिया मतलब पूरा क्षेत्र बिकेम कलरफुल, रंग बिरंगा हो गया। ठीक है। जब भी हम ज्यादा लिखते हैं, जैसे फ्लावर्स ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे ए अंदर का जरूरत नहीं होता। पिछला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे पिज्जा लिखा हुआ है, एक पिज्जा की बात हो रही है, इसीलिए अ का यूज किया। जैसे ऐसा दोस्त सच अ फ्रेंड, ऐसे दोस्त सच फ्रेंड्स, ऐसी किताब सच अ बुक, ऐसी किताबें सच बुक्स। तो ये हमारा है केस नंबर 2। ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बताया कि सच दैट पे आप यूज कर सकते हैं इफ नाउन इज यूज्ड। अब आ जाइए मेन हमारा तीसरा केस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे है TOO, टू और टू, इतना की। ये भी मैं आपको सेंटेंस से बताऊंगा कैसे। और एक चीज समझ लो, ये जो टू एंड टू है, एक सेंटेंस बना, फिर जो जैसा भी है, जो बाद वाला सेंटेंस है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव सेंस देना चाहिए, तभी आप टू और टू लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा फिर आपको क्लियर होगा। 13th एग्जाम्पल, वह इतना कमजोर है कि वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। यही सेंटेंस आपने नंबर 1 पे किया था। वह इतना कमजोर है, हमने बोल दिया ही इज सो वीक, फिर दैट वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है, ही कांट इवन स्टैंड प्रॉपरली। अब जो की के बाद वाला सेंटेंस है ये नेगेटिव है, नहीं इसमें आ रहा है। तो जब भी ये सेंटेंस नहीं वाला होगा तो हम इसको टू एंड टू से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जो ये लिखा हुआ है ही इज सो वीक, इसको हम लिखेंगे ही इज टू वीक। यहां तक हो गया सिंपल ना, सो को रिप्लेस कर दिया टू के साथ। उसके बाद ये जो दैट, ही और ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, कैन या मोडाल वर्ब, तो ये सारा आप हटा देंगे, यहां तक कि इवन भी हटा देंगे। जो सीधा वर्ब होता है, वर्ब, ये आप लिखेंगे, उससे पहले लगा देंगे टू, और आगे वाला सेम। यहां तक समझ में आया? तो हमने क्या किया, ही इज टू वीक टू स्टैंड प्रॉपरली। ये होगी हमारी एडवांस्ड ट्रांसलेशन, बहुत सिंपल है। आपको याद क्या रखना है, जो ये ही है सब्जेक्ट, दैट के बाद भी अगर यही सब्जेक्ट है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, तो आप एक ही बार यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है। तो ही इज सो वीक का आ गया ही इज टू वीक। उसके बाद दैट, ही, कांट, इवन, ये सब उड़ा दिया। सीधा जो वर्ब है वो लिखेंगे स्टैंड, उससे पहले लगा देंगे टू और प्रॉपरली। तो ये ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह मिलेगी, और जब आप पढ़ रहे होंगे तो सीधा सा मतलब निकालिएगा, ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है। और टू स्टैंड, इसका मतलब वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। नहीं, इसके अंदर अपने आप छुपा रहता है, नेगेटिव सेंटेंस अपने आप छुपा रहता है, नोट नहीं लगाएंगे आप इसमें। और समझिए एग्जाम्पल, वह इतनी थकी हुई है कि वह आज रात पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है। यही सेंटेंस था हमारा सेकंड। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक। तो हम क्या करेंगे,
शी इज सो टायर्ड, हम करेंगे शी इज टू टायर्ड। हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे शी है और दैट के बाद भी शी है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है दोनों तरफ। हमें ये दैट के बाद यहाँ तक पूरा उड़ा देना है। वर्ब अटेंड तो टू लगा देंगे, टू अटेंड द पार्टी टू नाइट। हो गया ट्रांसलेशन। तो क्या ट्रांसलेशन हुई? शी इज टू टायर्ड टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, कि वो इतनी थकी हुई है टू अटेंड, कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकती है आज रात। और इसमें जो हिंदी है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बता देता हूँ। वह इतनी थकी हुई है कि उसका आज रात पार्टी में शामिल होना मुश्किल है। अगर हिंदी इस तरह से भी आपको मिलती है कि मुश्किल है या नहीं हो सकती है, तो भी ऐसे ही बनेंगे सेंटेंसेस। और दिखाता हूं आपको मैं। चोर इतना तेज भागा कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। हमने बोला द थीफ रैन, चोर भागा इतना तेज, सो फास्ट, कि दैट पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी, द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। ये हो गया सिंपल। अब ध्यान दीजिए एडवांस में कैसे करेंगे। द थीफ रैन, चोर भागा, अब सो फास्ट का कर दिया टू फास्ट। हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे है चोर, यहाँ पे है पुलिस, मतलब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए दोनों सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस में द थीफ सब्जेक्ट, दैट के बाद वाले सेंटेंस में पुलिस सब्जेक्ट। ऐसा जब कोई केस आएगा तो आपको क्या करना है, ये तो ऐसे ही लिखना है द थीफ रैन टू फास्ट, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखना है। फिर आपको फोर लगाना पड़ेगा और फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पुलिस, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है कुड नॉट वगैरह सब उड़ा दो, सीधा टू कैच। तो ये होगी दूसरी मतलब एडवांस तरह की ट्रांसलेशन। द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम। इसका मतलब है चोर इतना तेज भागा द फॉर द पुलिस, मतलब पुलिस के लिए, कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी, ये मतलब हो गया उसका। ठीक है, तो मैंने आपको दो केसेस बता दिए। एक कि अगर सब्जेक्ट ये शी है, दैट के बाद भी एक वही सेम सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टू लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। अगर दो अलग अलग, जैसे थीफ और पुलिस अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आपको फोर लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। समस्या इतनी जटिल है, कोई प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कि मैं इसे एक ही दिन में हल नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ। हिंदी ऐसा भी बोल सकते हो, समस्या इतनी जटिल है कि मेरे लिए इसे एक दिन में हल करना मुश्किल है। हम कैसे कहेंगे, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लेक्स, मतलब इतनी जटिल है, दैट की मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ, आई कांट सॉल्व इट, एक ही दिन में, इन अ सिंगल डे। एडवांस में कैसे कहेंगे, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स। ये हो गया, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स। अब दोनों सेंटेंस देखिए। यहाँ पे पहला सेंटेंस ये है, इसमें द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, दैट के बाद आई कांट सॉल्व ये है, इसमें आई सब्जेक्ट है, तो दोनों तरफ अलग अलग सब्जेक्ट है, तो मैं लिखूंगा फॉर मी, आई का हो गया फॉर मी, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी। उसके बाद सॉल्व वर्ब है, तो मैं टू लिखूंगा, टू सॉल्व इन अ सिंगल डे। ठीक है, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स, मैं आपको बिल्कुल लिख लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी, मतलब मेरे लिए इतनी कॉम्प्लेक्स है टू सॉल्व, कि सॉल्व नहीं कर सकता हूँ इन अ सिंगल डे, सिंगल डे में। ऊपर देखिए इट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इट नहीं लगाया क्योंकि एक ही सेंटेंस चल रहा है ये, तो जब प्रॉब्लम की एक बार बात होगी तो मैं इट दोबारा तो नहीं लिख सकता हूँ। ऊपर देखिए द प्रॉब्लम की बात एक बार होगी, दैट के बाद अलग सेंटेंस है, तो उस प्रॉब्लम को मेंशन किया जा रहा है इट लगाकर, पर नीचे वाला तो एक ही सिंगल सेंटेंस है, ऊपर दो अलग अलग सेंटेंस है। तो ये हो गया तरीका। और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। समस्या इतनी जटिल है कि इसे एक ही दिन में हल करना मुश्किल है। ऊपर वाले में मैंने लिया था कि मेरे लिए, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ, अब मैंने मैं को उड़ा दिया। समस्या इतनी जटिल है कि इसे एक ही दिन में हल
करना मुश्किल है, या फिर ऐसा कहूँ समस्या इतनी जटिल है कि इसे एक ही दिन में हल नहीं किया जा सकता है। तो सीधा सीधा बोलिए, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व इन अ सिंगल डे। और पढ़ते टाइम, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम इतनी जटिल है, टू सॉल्व कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता इन अ सिंगल डे में। अगर ऊपर वाले सेंटेंसेस को आपको सो दैट से बनाना हो, ऐसा मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाला आप देख लीजिए पहले, समस्या इतनी जटिल है कि, मैं सो दैट से बना के दिखाता हूँ, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लेक्स, फिर लगा दिया दैट। आगे क्या है, इसे एक ही दिन में हल करना मुश्किल है, मुश्किल है मतलब इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, इसे सॉल्व करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व एक ही दिन में इन अ सिंगल डे। ये हो गया एग्जैक्ट हिंदी, अगर सो दैट लगा के आपको बनाना है तो ये हो गया सो दैट से। अगर ये जो नीचे हिंदी है, समस्या इतनी जटिल है कि इसे एक ही दिन में हल नहीं किया जा सकता है, अगर मैं इसको बनाऊं, मैं कहूंगा इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अब ध्यान दीजिए, देखो इट कांट बी सॉल्व्ड और ऊपर इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, दोनों एक ही बात है। अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी से जाना है तो ऐसे जाइए, अगर फीलिंग से जाना है चाहे ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, मर्जी आपकी है। एडवांस में जाना है तो दोनों का एक ही बनेगा, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व इन अ सिंगल डे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इट कांट बी सॉल्व्ड, इसके अकॉर्डिंग ये पैसिव वॉइस है, इट कांट बी सॉल्व्ड। ये जो इट कांट है, दैट इट कांट, इसको आप उड़ा भी सकते हैं। मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ, सो को उड़ा दिया, यहाँ पे टू लिख दिया। अब ये जो दैट इट कांट है, इस सारे को भी उड़ा दिया। अब यहाँ हमने लगा दिया टू, और आगे का तो सेम ही रहता है। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसी होगी, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व्ड इन अ सिंगल डे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका भी वही मतलब होगा जो कि इसका होगा। तो इन शॉर्ट, टू सॉल्व लिखो, टू बी सॉल्व लिखो, एक ही बात है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, बट मैं आपको एक एक बारीकी बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। वह इतना तेज भागता है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। He runs so fast, वो इतना तेज भागता है दैट कि nobody can defeat him, कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। एडवांस में कैसे करेंगे, he runs too fast, वो इतना तेज भागता है। अब सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे he लिखा हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट है nobody, तो हम यहाँ पे for लगाएंगे। nobody तो उसके अंदर नेगेटिव होता है, हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए, anybody कर देंगे, for anybody, उसके बाद to लगा के defeat, he runs too fast for anybody to defeat, खत्म। नेक्स्ट है, फिल्म इतनी उबाऊ थी कि उसे अंत तक देखना मुश्किल था, या फिर फिल्म इतनी उबाऊ थी कि उसे अंत तक नहीं देखा जा सकता था। दोनों के लिए, द मूवी वॉज टू बोरिंग टू वॉच टिल द एंड। सो दैट से बना सकते हो, फिल्म इतनी उबाऊ थी, द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट, उसे अंत तक नहीं मतलब उसे अंत तक देखना मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू वॉच इट टिल द एंड, या फिर द मूवी वॉज टू बोरिंग दैट इट कुड नॉट बी वॉच्ड टिल द एंड। ठीक है, तो इट वॉज डिफिकल्ट हो जाएगा पास्ट में, और कैन से बनाना चाहो तो कैन का पास्ट कुड, तो कुड बी, इट कुड नॉट बी वॉच्ड, पैसिव वॉइस चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा द मूवी वॉज टू बोरिंग टू वॉच या टू बी वॉच्ड, दोनों तरह से बोल सकते हैं। आगे है, पैकेज इतना भारी है कि बिना सहायता के उठाना मुश्किल है, या पैकेज इतना भारी है कि सहायता के बिना इसे उठाया नहीं जा सकता है। द पैकेज इज टू हैवी, इतना भारी है, टू लिफ्ट, कि इसे लिफ्ट नहीं किया जा सकता विदाउट हेल्प, बिना मदद के। और देखिए, वह इतना छोटा है कि वह टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता है। ही इज टू यंग, मतलब अभी तो बहुत जवान है, छोटा है, टू अंडरस्टैंड, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को। सो दैट से बना लीजिए, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। और अगर इट इज डिफिकल्ट से बनाना है, वो भी बोल सकते हो,
he is too young that it is difficult for him to understand the concept of time travel. 22nd, पानी इतना ठंडा है कि इसमें तैरना सुखद नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है. The water is too cold, पानी बहुत ठंडा है. To swim, इसमें तैरा नहीं जा सकता है. In comfortably, मतलब सुखद तरीके से. आगे, पहाड़ इतना ऊंचा था. ऊंचा का मतलब है एकदम खड़ी चट्टान, खड़ी चढ़ाई पूरी. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टीप, मतलब एकदम खड़ी. पहाड़ इतना ऊंचा था कि सही सामग्री, मतलब सही गियर, सही इक्विपमेंट के बिना इस पर नहीं चढ़ा जा सकता था. द माउंटेन वॉज टू स्टीप टू क्लाइंब अप, इतना स्टीप था टू क्लाइंब अप कि क्लाइंब अप नहीं किया जा सकता था विदाउट प्रॉपर गियर, प्रॉपर सामग्री या इक्विपमेंट के बिना. हिंदी ऐसा बोल सकते हो, पहाड़ इतना ऊंचा था कि सही सामग्री के बिना इस पर चढ़ना मुश्किल था. एक और एग्जांपल, कमरे में इतना अंधेरा है कि बिना अतिरिक्त प्रकाश, मतलब एडिशनल लाइट या एक्स्ट्रा लाइट के किताब नहीं पढ़ी जा सकती है. ऐसा भी बोल सकते हो, कमरे में इतना अंधेरा है कि बिना अतिरिक्त प्रकाश के किताब पढ़ना मुश्किल है. द रूम इज टू डार्क, इतना डार्क है टू रीड, कि पढ़ा नहीं जा सकता है अ बुक या किताब को विदाउट एडिशनल लाइट. और इसके बाद अब हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है, चुनौती इतनी कठिन है कि इसे उचित तैयारी के बिना, मतलब प्रॉपर तैयारी के बिना पार नहीं किया जा सकता है. या फिर चुनौती इतनी कठिन है कि इसे उचित तैयारी के बिना पार करना मुश्किल है. द चैलेंज इज टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है चैलेंज बहुत. टू ओवरकम, कि इसे ओवरकम नहीं किया जा सकता है विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन. तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा. तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था, बड़ा था बट इम्पोर्टेंट था. सो थैंक यू सो मच. वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा. एक्सरसाइज नंबर 135 पार्ट 3 से जरूर कर लें, 20 सेंटेंसेस वहां पर गिवन है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ.